ये कुछ वीआईपी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ हैं। इंफ्रारेड इज इन, तो ना लाइमन ना पामर क्वेश्चन, ठीक है। नियर और फॉर की बात ही नहीं है क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी में भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव ज़ीरो नहीं हो सकती। इफ़ 2 माइक्रोफेरेड कंडेंसर इज चार्ज टू 1000 वोल्ट, बता चुका हूँ कई दफ़ा, इस पर न्यूमेरिकल करा चुका हूँ क्लास में। इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और वी 1000 है यानी 10⁻³ का स्क्वायर। तो सब कुछ सॉल्व हो गया बच्चों, 1 जूल आंसर आ जाएगा। ए वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस। ये ट्रिक भी बताइए कि जितनी टाइम रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगी, लेंथ अगर डबल होगी तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर n स्क्वायर टाइम बढ़ती है, यानी 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस r इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली सो दैट इट लेंथ बिकम n टाइम द ओरिजिनल वैल्यू, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अभी तो बात की है, n टाइम बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर r बढ़ जाएगी। A uniform wire of resistance R and length is cut into 4 equal parts. ये भी क्लास में कई बार कराया हुआ है। Each of length 1/4. Which of the following connected in parallel combination the affected resistance? 4 को पैरेलल कर दिया, पहले ही 1/4 कर दिया, फिर 4 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा R/16 बच्चों, ठीक है। A bar is divided into 2 pieces. Which of following statement is true? The bar magnet is demagnetized. The bar magnet of each separate piece becomes stronger. The magnetic poles are strength. The new bar magnets are created. Yes, देखो मैग्नेट को जब ऐसे तोड़ते हैं ना, ये नॉर्थ ये साउथ, तो जो 2 पीस बनेंगे ना, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, तो न्यू बार मैग्नेट्स क्रिएट हो जाएंगे जिनमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी होगा, न्यू बार मैग्नेट आ जाएगा। As for Michael Faraday, if finger point the direction of the magnetic field, the middle in the direction of the current, then the thumb would be indicate the force acting on the conductor। ठीक है जी, माइकल फ्राडे भाई की बात, इस पूरा लॉ है ये भाई, सेकेंड ईयर फिजिक्स का ही आपका। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज़ द लार्जेस्ट व्हेन। तो जब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री, ठीक है जी। फिर है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल बट अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन विल सम इनिशियल एक्सर्ट्स द रीजन एट द फील्ड एट एन एंगल थीटा, ऑल्सो द एयरक्राफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रॉन पाथ विल बी, क्या आंसर हो जाएगा? हेलिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। When a wave is reflected from rigid body, the phase change will be equal to। बड़ी अच्छी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ है बच्चों, बहुत आती है। तो इसका आंसर है पाई। पाई यानी 180 डिग्री फेज़ होगा कब? जब बॉडी रिफ्लेक्ट होगी रिजिड बॉडी से। फिर साउंड की स्पीड दी है 330 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 150, वेवलेंथ पूछ रहे हैं। ये फार्मूला होता है बेटा V = F लैम्डा, तो लगा देंगे, आंसर 2.2 मीटर आ जाएगा। अब अगली बड़ी धुआंधार एमसीक्यू है। सर्टेन स्ट्रेच स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 साइकिल पर सेकेंड। इफ द सेम स्ट्रिंग इज टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस एज हाई, द टेंशन ऑफ द सेम स्ट्रिंग विल बी। बेटा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेंशन के, तो टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। तो सिंपल ट्रिक लगाओ यार, अगर फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो रही है तो टेंशन क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स, यानी क्वाड्रपल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर एक बड़ी है, व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क स्टार्ट टू वाइब्रेट, द वाइब्रेशन ऑफ 2 प्रोंग्स हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ। इसका आंसर जनाब करेक्ट करना है, 0 होता है, ठीक है। क्या होता है? 0। फिर ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म ऑब्जर्वर सीज अ लाइटिंग फ्लैश 6 सेकेंड लेटर द हेयर अ थंडर, द स्पीड ऑफ साउंड इज 330, अप्रॉक्सीमेट चेंज। यार बहुत आसान है, S = VT का फार्मूला लगेगा, 330 को 6 से मल्टीप्लाई करें
आंसर 2000 के आसपास। 2000 मीटर का मतलब होता है ऑफ कोर्स 2 किलोमीटर। बाकी सारे ऑप्शन देखो दूर दूर तक 2 किलोमीटर के करीब भी नहीं है। सो आंसर हो जाएगा द 3 लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर स्ट्रेडिंग वेव्स ऑन अ वायर 10 मीटर लॉन्ग हैव मास ऑफ 100 ग्राम विच इज स्ट्रेच अंडर टेंशन ऑफ 250 न्यूटन। हाँ, ये फार्मूला होता है n/2l T/m l, या ये चाहें तो l को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। अब बच्चों n को ना छेड़ें, लेंथ 10 मीटर दी हुई है इन्होंने, ठीक है भाई, ये देखें। और क्या दिया हुआ है, मास 100 ग्राम दिया हुआ है और टेंशन भी दी हुई है 250। तो टेंशन ना लें, सब कुछ करा रहा हूँ मैं। 100 ग्राम का मतलब ऑफकोर्स 1000 से डिवाइड कर दिया, लेंथ 10 है ये 10 ऑफकोर्स डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट इंटू l करते हैं 2500। 25 का रूट 5, 2 0 हैं तो बाहर 1 0, यहाँ 50 आ गया, ये 0 0 कटा। n को मैं छेड़ ही नहीं रहा और 0.1 का रूट, हाँ जनाब, ये हमारी ट्रिक में बता चुका हूँ मैं कहीं जहाँ क्लास में। कितना होता है 0.316, इसको याद रखना है आपने। अब 50 को 20 से काटा, 0 0 कट गया, 5/2 2.5, जिसको डिवाइड किससे करना है 0.316 से। ये रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा 7.92 n। अब n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है तो n की या 1 रख देंगे, सेकेंड फ्रीक्वेंसी है n की या 2 रख देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7.92 को, और थर्ड के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम ऑप्शंस में देखेंगे बच्चों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यही चल रहा है, 7.92, 15.8, 23.7, और कोई ऑप्शन दूर दूर तक ऐसा नहीं है। सो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द सी कोस्ट ऑब्जर्व 54 वेव्स रीचिंग द कोस्ट पर मिनट। इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 10 मीटर द वेलोसिटी वुड बी। यार सिंपल फार्मूला होता है वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो पहले फ्रीक्वेंसी तो निकालो, 54 वेव्स आ रही हैं मिनट में, तो एफ की वैल्यू तो हो जाएगी 54/60, ठीक है। और भाई जो ये वेवलेंथ दी है 10 मीटर, 0 कैंसिल, 54 को 6 से डिवाइड कर दो, 9 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। ये आंसर आपका किसका आ जाएगा बच्चों, वेलोसिटी का, यानी ऑप्शन है। फिर कह रहे हैं ए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर at 27 degree centigrade and 76 centimeter of mercury is 345 meter per second. The velocity at 127 degree centigrade and 75 centimeter of mercury is। यार आपको पहली वेलोसिटी दी है 345, टेम्परेचर T1 27 है और दूसरा टेम्परेचर 127 डिग्री है, ठीक है, और V2 चाहिए। फार्मूला होता है V2/V1 इक्वल टू √T2/T1। लेकिन ये जो टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, तो देखो T2 में हम 127 में 273 प्लस कर लिया, यहाँ 27 में भी 273, ये हो गया 400 300, दोनों ज़ीरो कट गए, 4/√3। 4 का रूट 2 होता है और इसका रूट 3 होता है। अब बच्चों ये V1 इधर डिवाइड है ना, जो कि 345 है, उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 345 वैल्यू पुट कर दो, √3 होता है 1.73। 345 को 1.73 से डिवाइड करके जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 398.4, यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर ए। वेरी वो MCQs जो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा में इसका EM रेशो सबसे ज़्यादा है। तो भाई देखो इलेक्ट्रॉन का तो होता है 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी, ये तो बहुत आता है, कई बार बता चुका हूँ मैं क्लास में भी। प्रोटॉन के लिए हमें पता है कि भाई प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 और जो मास है 1.67। अगर फ़र्ज़ करो इन दोनों को हम काट दें और -27 इधर ले जाएं तो 10⁸ कूलम पर केजी। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन से कम ही होगा, लेकिन बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू वैसे जो होती है वही होती है 9.67 × 10⁻7। ऑफ कोर्स यही हो गई अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, बहरहाल एक्यूरेट याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं पेपर में ऐसे। न्यूट्रॉन की क्या होगी 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं, ठीक है। अब आ जाओ अल्फ़ा की। अल्फ़ा का मतलब होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन।
तो अल्फ़ा का चार्ज जो है प्रोटॉन के चार्ज से डबल होता है, मास 4 टाइम्स होता है। तो अगर 2 और 4 को काट दो तो इसका मतलब है इसको 2 से डिवाइड कर दो, किसको? प्रोटॉन के चार्ज को। मैंने भी कहा 10 की पावर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 की पावर 7 2 से डिवाइड कर दो, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 5 इंटू 10 की पावर 7। वैसे एक्यूरेट वैल्यू जो अल्फ़ा की होती है EM, वो ये वाली होती है 4.82 इंटू 10 की पावर 7। तो एक बात तो तय है कि सबसे ज़्यादा EM रेशो किसका होता है बच्चों? हमेशा इलेक्ट्रॉन का। फिर उसके बाद किसका होता है? प्रोटॉन का। और फिर अल्फ़ा का और न्यूट्रॉन का सबसे कम कितना होता है? 0 होता है। एक चीज़ और बताऊँ मुझे, कभी कहेंगे प्रोटॉन और अल्फ़ा का EM रेशो तो 2:1 हो जाएगा। अभी तो देखा है यार, प्रोटॉन का क्या होगा? डबल होगा अल्फ़ा से, ठीक है? तो अल्फ़ा से क्या होगा? डबल होगा, ठीक है? एक्यूरेट से देखो और अप्रॉक्सीमेट से देखो, दोनों सूरत में। तो प्रोटॉन और अल्फ़ा का EM रेशो अगर पूछें तो 2:1। और इस MCQs का आंसर क्या था? इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर पूछें सबसे कम तो किसका होगा? ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन का, 0, जो माइनस में तो होने से ना, तो 0 न्यूट्रॉन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में बार बार आ रही है।